नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा। दोस्तों, हर किसी के दिल में दबी हुई एक इच्छा है कि किसी तरह से गोवा में एक घर या जमीन खरीदी जाए। और इस इच्छा में सबसे ज्यादा अगर कहीं के लोग शामिल हैं तो वो है दिल्ली एनसीआर और हरियाणा से ताल्लुक रखने वाले। तो दोस्तों, अगर आपके दिल के किसी कोने में भी ऐसी कोई हसरत यानी गोवा में सेकंड होम लेने की सोच रहे हैं तो पहले ये खबर जरूर देख लें, वरना ऐसा ना हो कि चिड़िया चुग जाए खेत। दरअसल दोस्तों, गोवा आज एक ऐसे घोटाले की चपेट में है जो इस खूबसूरत राज्य की आत्मा को छलनी कर रहा है। ईडी ने हाल ही में गोवा के कथित मास्टरमाइंड रोहन हरमलकर के दफ्तर और घर पर छापेमारी कर 600 करोड़ रुपए की संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए। उसके बाद उसका घर भी सील कर दिया गया। लेकिन यह कहानी सिर्फ छापे और जब्ती तक सीमित नहीं है। यह एक ऐसी साजिश की कहानी है जिसमें जालसाजी, धोखाधड़ी और सिस्टम की खामियों का खुलेआम दुरुपयोग हुआ है। रोहन हरमलकर कोई आम शख्स नहीं है। 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव में बतौर निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होने वाले इस व्यक्ति ने अपनी शातिर चालों से गोवा की जमीनों को लूट का अड्डा बना दिया। हरमलकर का तरीका इतना चालाक था कि वो उन संपत्तियों को निशाना बनाता था जो अनाथ थी, यानी जिन संपत्तियों का कोई कानूनी वारिस नहीं था, जिनके मालिक मर चुके थे या वो मालिक जो दशकों से विदेश में रह रहे थे और गोवा कभी लौटे ही नहीं। ऐसी जमीनें जो गोवा के सुनसान गांवों और तटीय इलाकों में बिना किसी देखरेख के पड़ी थी, हरमलकर के लिए सोने की खान थी। लेकिन सवाल ये, आखिर इतने बड़े पैमाने पर यह खेल कैसे चल रहा था? क्या स्थानीय प्रशासन और राजस्व विभाग की आंखों पर पट्टी बंधी थी? हरमलकर और उसके गैंग का तरीका सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, ये लोग किसी साइंस फिक्शन मूवी के विलन की तरह काम करते थे। उनका पूरा ऑपरेशन 3 चरणों में चलता था। पहला, संपत्ति की पहचान। हरमलकर पहले ऐसी जमीनों को ढूंढता जिसका कोई दावेदार नहीं था। ये वो संपत्तियां थी जिसके मालिक या तो मर चुके थे या विदेश में बस गए थे या जिनके पास कोई कानूनी वारिस नहीं था। दूसरा, फर्जीवाड़े की फैक्ट्री। इसके बाद शुरू होता था जालसाजी का खेल। हरमलकर और उसके साथी नकली डॉक्यूमेंट्स तैयार करते थे, जैसे फर्जी टाइटल डीड्स जो ये दिखाते थी कि जमीन उनके नाम पर है। राजस्व रिकॉर्ड में हेरफेर करते, यानी सरकारी कागजातों में छेड़छाड़ कर मालिकाना हक अपने या अपने ग्राहक के नाम पर कर देते। अवैध ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू करते, जिसमें जमीन का मालिकाना हक फर्जी तरीके से बदल दिया जाता। तीसरा, सस्ते में बिक्री। ये जमीनें सिर्फ दिल्ली एनसीआर, हरियाणा और अन्य राज्यों के रईस खरीदारों को बाजार से कम कीमतों पर बेच दी जाती। हरमलकर इन खरीदारों का एजेंट बनकर काम करता ताकि गैर गोवा वासियों को गोवा में जमीन खरीदने में कोई कानूनी अड़चन ना आए। लेकिन यही कहानी में ट्विस्ट आता है। कई बार हरमलकर अपने ही ग्राहकों को ठग लेता, यानी जिसे उसने जमीन बेची उसे फर्जी डॉक्यूमेंट्स थमा दिए और पैसा हड़प लिया। ईडी ने हरमलकर के दफ्तर और घर पर छापा मारा तो जो सामने आया वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं था। ईडी ने जो खुलासे किए वो इस घोटाले की गहराई को दर्शाते हैं। 600 करोड़ रुपए की संपत्ति के दस्तावेज जब्त, ये वो कागजात हैं जो हरमलकर की जालसाजी की पूरी कहानी बयां करते हैं। 1000 करोड़ रुपए की संपत्तियों का पर्दाफाश। नॉर्थ गोवा के प्राइम टूरिस्ट हॉटस्पॉट जैसे अंजुना, अरपोरा और अस्सा गांव में लाखों वर्ग मीटर की जमीनों के फर्जी दस्तावेज मिले। ये वो इलाके हैं जहां गोवा सबसे महंगी और खूबसूरत जमीनें हैं, जो पर्यटकों को, निवेशकों के लिए स्वर्ग है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स का जखीरा। ईडी को फर्जी टाइटल डीड्स, हेरफेर किए लैंड रिकॉर्ड्स और हाई वैल्यू जमीनों के फर्जी ट्रांसफर के सबूत मिले हैं। ये डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं कि कैसे गोवा की धरोहर को लूटा गया। ईडी ने हरमलकर का घर भी सील कर दिया, जिससे साफ हो गया कि कानून का शिकंजा अब पूरी तरह कस चुका है। लेकिन सवाल ये कि क्या यह कार्रवाई इस घोटाले की जड़ तक पहुंच पाएगी? आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस घोटाले की भयावहता को दर्शाता है। 600 करोड़ रुपए हरमलकर के घर और दफ्तर से जब्त किए गए। संपत्ति के दस्तावेजों की अनुमानित कीमत 1000 करोड़ रुपए।
नॉर्थ गोवा में फर्जी तरीके से हड़पी गई जमीनों की कुल कीमत जो टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स में फैली हुई है, लाखों वर्ग मीटर अंजुना, अरपोरा और अस्सा गांव जैसे इलाकों में फैली जमीनें जो इस घोटाले का हिस्सा बनी। अनेक ग्राहक हरमलकर के क्लाइंट्स में दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा और दूसरे राज्य के लोग शामिल थे जो गोवा में सस्ती जमीन के लालच में फंस गए। इस घोटाले ने कई सवाल खड़े किए जिनका जवाब हर गोवावासी और हर भारतीय जानना चाहता है। पहला, सिस्टम की नाकामी। इतने बड़े पैमाने पर यह फर्जीवाड़ा कैसे चल रहा था? क्या स्थानीय प्रशासन और राजस्व विभाग को इसकी जरा भी भनक नहीं थी या फिर यह सब जानबूझकर अनदेखा किया गया? दूसरा, बड़े बड़े खरीदार। हरमलकर के क्लाइंट्स में दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के रईस लोग शामिल थे। क्या इनकी भी जांच होगी? क्या ये लोग इस जालसाजी में शामिल थे या सिर्फ हरमलकर के शिकार बने? तीसरा, गोवा की धरोहर। गोवा की जमीन इस राज्य की पहचान है। इन्हें बचाने के लिए अब सरकार क्या कदम उठाएगी? क्या कोई ऐसी नीति बनेगी जो ऐसी लूट को रोक सके? चौथा, कानून का दायरा। हरमलकर और उसके साथियों पर अब क्या कार्रवाई होगी? क्या ये लोग सजा से बच निकलेंगे जैसा कि कई बार बड़े घोटालों में होता है? यह घोटाला सिर्फ रोहन हरमलकर की कहानी नहीं, यह उस सिस्टम की नाकामी की कहानी है जो ऐसे लुटेरों को पनपने देता है। गोवा की जमीनें जो इस देश की धरोहर है, आज लालच, जालसाजी की भेंट चढ़ रही है। अंजुना, अरपोरा और अस्सा गांव जैसे इलाके जहां टूरिस्ट खींचे चले जाते हैं, आज फर्जीवाड़े का शिकार बन रहे हैं। यह सिर्फ जमीन की लूट नहीं बल्कि गोवा की संस्कृति, इतिहास और पहचान पर हमला है। रोहन हरमलकर का यह घोटाला हमें एक और बार सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि कोई भी शातिर दिमाग वाला शख्स उसे अपने इशारों पर नचा सकता है? क्या गोवा की खूबसूरती को बचाने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते? यह वक्त है जागने का, सवाल उठाने का और जवाब मांगने का। आप क्या सोचते हैं? क्या हरमलकर जैसे लोग यूं ही कानून को ठेंगा दिखाते रहेंगे या फिर यह मामला हमें एक नई शुरुआत की ओर ले जाएगा? नीचे कमेंट करें और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हरमलकर जैसे लोगों का काला कारोबार सबके सामने आए, क्योंकि सच्चाई को छिपाने की कोशिश जितनी बड़ी होगी उसे उजागर करने की हमारी आवाज उतनी ही बुलंद होगी। दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।